हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देशराज सिंह राजपूत। दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एडुकेशन में। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो साथियों, आज आपके लिए जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन रहेगा उसी में आपको आंसर भी रहेगा। तो आपकी वन लाइनर वाले क्वेश्चन है, तो आशा करूँगा कि आप लोग ज़रूर देखेंगे, शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहेंगे हमारे साथ। तो इसी आशा के साथ चलते हैं। और साथियों, आपके लिए स्पेशल यूपी टेट की जो प्रैक्टिस सेट है वो लगवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए स्पेशल यूपी टेट का जो पेडागोजी के क्वेश्चन है और सुपर टेट में भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आशा करूँगा कि आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलते हैं अपन बिना समय बर्बाद किए हुए। सामाजिक परिवर्तन संभव है। तो जो सामाजिक परिवर्तन संभव होता है वो किसके द्वारा संभव होता है? तो वो साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए, वो शिक्षा के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा संभव है? वो शिक्षा के द्वारा संभव है। ठीक है, तो जब कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सामाजिक परिवर्तन संभव है, तो आप लोगों को जब भी ऑप्शन दिखाई दे, जहाँ भी ऑप्शन दिखाई दे, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में से शिक्षा द्वारा, तो आपको उसी को टिक करना है, वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, छोटे बच्चों को एक साथ बैठाकर कहानियाँ सुनाने से क्या होगा? तो साथियों, जब बच्चों को एक साथ बैठाकर कहानियाँ सुनाएंगे तो उनकी जो मिलकर काम करने की भावना है वो एक साथ पैदा होगी। ठीक है, तो उनकी मिलकर काम करने की भावना है वो पैदा होती है। ठीक है, तो बच्चे उनको जब आप लोग कहानी सुनाएंगे तो बच्चे एकत्रित रहेंगे। ठीक है, और एकत्रित रहेंगे और मिलजुल कर सभी कार्य करते जाएंगे। ठीक है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या हो जाएगा? जब भाषा सिखाते हैं बच्चों के लिए तो उनको एक समूह के रूप में उनसे वार्तालाप करवाना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे भाषा को आसानी से सीख सकें, एक दूसरे से उस किसी भी चीज़ को पकड़ सकें। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वार्तालाप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है? तो शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है? तो साथियों, जो शिक्षा है वो समाज को सभी रूप से प्रभावित करती है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो। ठीक है, तो शिक्षा सभी को प्रभावित करेगी, जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है कि धार्मिक पक्ष पहला हो जाएगा, आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष। तो शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करेगी? आर्थिक पक्ष और धार्मिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष, से तीनों के लिए प्रभावित करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? स्वयं उच्चारण करके छात्र से पुनरावृत्ति कराएंगे, तभी बच्चे उच्चारण अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि कोई चीज़ आपको बच्चों से उच्चारण करवाना है, ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे कि जैसे आप लोगों को उनको गिनती सिखाना है या पहाड़ी सिखाना है, तो आपको उच्चारण करेंगे उनके सामने, तभी वो बच्चे उसकी पुनरावृत्ति कर पाएंगे। ठीक है, स्वयं शुद्ध उच्चारण करके छात्र से पुनरावृत्ति करानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है, पूछे जाने की संभावना भी है। तो बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है, तो बच्चों की जो शिक्षा होती है वो घर से ही हो जाती है। तो घर पे पहला शिक्षक कौन होता है बच्चे का? तो वो बच्चे की माँ होती है, पहला गुरु। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों का प्रथम गुरु कौन होता है, तो बच्चे की माँ प्रथम गुरु होती है। अगर पूछ लिया जाए कि बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है तो वो कहाँ होती है? तो वो घर से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? तो कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? तो आपको पता ही होगा कक्षा में कौन प्रमुख होता है। तो कक्षा में जो प्रमुख होता है वो कक्षा शिक्षक होता है। ठीक है, कक्षा का शिक्षक होता है, कक्षा शिक्षक की। ठीक है, तो ये मुख्य भूमिका उनकी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। क्या पूछा गया है? भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र किस पर आधारित हो जाएगा? तो ये गेस्टाल्ट प्रयोगों पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व माध्यमिक शिक्षा है। तो पूर्व माध्यमिक शिक्षा कैसी होती है? तो वो होती है बाल केंद्रित होती है। ठीक है,
तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा है तो वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है, तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का जो आधार स्तंभ होता है वो होता है प्राथमिक स्तर। क्यों, जैसे कि आप लोग किसी भी मकान को बनाएंगे तो मकान को बनाने के लिए क्या मजबूत करना पड़ेगा, आपको उसकी नींव मजबूत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तभी वो एक क्या हो जाएगा संपूर्ण स्तंभ हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ। तो आधार स्तंभ क्या माना जाता है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्तर माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है, तो दूसरी भाषा सीखते समय बालक जो अनुभव करता है वो मातृभाषा से दूरी का अनुभव करता है। जैसे कि कोई बच्चा हिंदी जानता है, ठीक है, अगर आपको उसको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो वो बच्चा असहज महसूस करने लगेगा उसको, ठीक है। तो उसको पहले तो क्या देनी चाहिए, मातृभाषा ही उसको उचित समझना चाहिए और मातृभाषा में ही ज्ञान उसको देना चाहिए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में दूसरे सब्जेक्ट नहीं देना चाहिए, एक साइड में रख करके जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए, अक्षर व शब्दों के साहचर्य से जो शब्द बनते हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए प्रारंभ से। जैसे कि अक्षर हो गया, ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी, इस प्रकार से शब्दों के साहचर्य से अपन उसको प्रारंभ करेंगे तो बच्चा नई भाषा सीखने में असहज महसूस नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आपको उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आपकी कक्षा में कोई भी बच्चा गणित में कमज़ोर है तो आप लोग उसको किस प्रकार से उसको आगे ले जाएंगे या उसको गणित किस प्रकार से उसको समझाएंगे। तो इसका आंसर जो आपका सही होगा, उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उससे अपन लोग जानेंगे पहले कि भाई आपको क्या नहीं आता है, ठीक है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप लोग उसका पता लगाने के साथ साथ उसकी समस्या आपके सामने आ जाएगी, फिर आपको उसको उसका निवारण करेंगे यानी कि उसकी समस्या को दूर करेंगे, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है कि उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और उसे दूर करेंगे, ठीक है। ये अपना कार्य होगा कि उसको दूर करना है, कैसे दूर करना है, ठीक है, ये अपना मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो कैसे हों, आसानी से समझ में आए, सटीक हों, बहुत लंबे ना हों। तो जब आपकी कक्षा में कक्षा शिक्षण के दौरान आप लोग अपने बच्चों से पूछेंगे शिक्षक होने के नाते आप लोग अपने कक्षा में बच्चों से पूछेंगे तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि उन बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आसानी से उनकी समझ में आ जाए और एकदम सटीक हों और बहुत लंबे ना हों, ठीक है। अगर लंबे होंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए पेडागोजिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग पक्का मान के चलिएगा। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो स्पेशल पेडागोजी है आप लोगों के लिए, ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रतिदिन एक ना एक प्रैक्टिस सेट पेपर डलता रहता है। कभी किसी कारणवश अगर नहीं डल पाता है तो नेक्स्ट डे ज़रूर डलता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कक्षा में आपकी अनुपस्थिति के दौरान कक्षा का मॉनिटर किसी शैतानी कर रहे छात्र की पिटाई कर देता है, कक्षा में आने पर आप क्या करेंगे। जैसा कि आप कक्षा से बाहर चले गए और आपने बाहर जाने के पहले किसी बालक को वहाँ का मॉनिटर बना दिया है और वो अपना मॉनिटर समझने के साथ साथ कोई गलत कार्य करता है, कोई गलत क्रिया करता है, किसी छात्र की पिटाई कर देता है, तो आप लोग क्या करेंगे। तो मॉनिटर को आप लोग अलग से समझाएंगे कि भाई अपन को ऐसा नहीं करना है, आप छात्र हो, छात्र को पीटने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। केवल आपको इसलिए मॉनिटर बनाया गया है कि आप लोग क्लास को देखिएगा, पढ़ते रहिएगा, कोई शोर ना करे, कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट ना करे, इसलिए आपको मॉनिटर बनाया गया है, ठीक है। तो ये वही आपका आंसर भी है कि मॉनिटर को अलग से समझाएंगे कि किसी छात्र को पीटने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि पीछे सीट पर एक छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया है, आप क्या करेंगे। ऐसा आपको देखने को भी मिलता होगा, आप लोग भी छोटे होंगे या बड़े होंगे तब भी आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपने अपनी भी कोचिंग में या किसी भी कक्षा में आपने ज़रूर देखा होगा कि बच्चे ऐसा करते हैं कि आपकी कक्षा में पीछे जाकर कोई भी बच्चा बैठ गया या सामने ही बैठा है तो वो सो जाता है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, उसे ऐसा करने देंगे व उसके बाद में उससे इसका कारण भी आप लोग पूछेंगे। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि बच्चे सोते कब हैं, बच्चा जब सोता है जब वो बोर हो रहा हो, ठीक है। जब आप पढ़ा रहे हैं कक्षा में और बच्चे को कोई भी चीज़ समझ ना आए तब बच्चा क्या होता है, बोर होने लगता है, वो अपना माथा रख के एक असहज महसूस करने लगता है और उसे नींद आ जाती है, सो जाता है। तो आप उसको उसका कारण पूछेंगे, आप लोग या तो खुद ही समझ जाएंगे कि क्या है इसकी दिक्कत, ठीक है। तो आप लोग उसको पाठ्यक्रम को कैसा करेंगे, रुचिपूर्ण बनाएंगे, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा सोए ना और वो आपकी जो शिक्षण कार्य चल रहा है उसमें आपके साथ रुचि ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में भी आप लोग क्या करेंगे। साथियों, आपका ये पेडागोजिकल सेट पेपर चल रहा है, इसमें वन लाइनर की क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपने अगर क्वेश्चन देखे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा है कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पेडागोजिकल क्वेश्चन कहलाते हैं, यही क्वेश्चन अक्सर हमें परेशान कर जाते हैं, ठीक है। आपके सामने इसी प्रकार से एक से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तब आप लोगों का माइंड घूम जाता है, ठीक है, और आप लोग उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक सेट पेपर चला रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको देखते रहिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे। तो ऐसी अवस्था में आप लोग शिक्षक होने के नाते आपका ये दायित्व बनेगा कि जो छात्र हंस रहे हैं उनको आप लोग रोकेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि गलत उत्तर किसी से भी हो सकता है, ठीक है। सभी कोई ज्ञाता नहीं हो सकता है, ठीक है। सभी छात्र अपने आप में विशिष्ट होते हैं और वो ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी को इसका मालूम हो, ठीक है। तो उसको हंसने के लिए रोकना चाहिए और उन्हें उसका आंसर भी सटीक बताना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से दिया हुआ है कि हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना भी चाहिए, ठीक है। चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है, यही है मैंने आपको बताया था, ठीक है, यही इसका आंसर भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पेडागोजिकल क्वेश्चन देखते हैं वन लाइनर वाले। तो आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती है, ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे। तो साथियों, ऐसी स्थिति में आप उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने किसी को आप लोग गणित का पोर्शन बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको 2 दूना बता रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो सभी को पता है, जैसे कि कोई बच्चे होशियार हैं, ठीक है, सामान्य से अधिक जानते हैं, तो उनको पता है कि 2 का वर्ग कर लो आप लोग तो 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। उनको पहले से ही 10 तक का वर्ग याद है, तो आप कोई भी संख्या दे दें तो वो कर लेंगे। तो साथियों, उनको क्या करना चाहिए, उनको एक अलग से कार्य देना चाहिए ताकि थोड़ा सा वो मुश्किल हो, उसमें बच्चे रुचि लें, ठीक है, अन्य छात्रों की अपेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ऐसे आप लोग जैसे कि अपनी कक्षा में किसी भी बालक से आपने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको वहाँ से सटीक उसका आंसर मिल गया, तो ऐसे आपको ऐसे स्थिति में आप लोग बच्चों के प्रयास की सराहना करेंगे, उनको शाबाशी देंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, ताकि बच्चे का एक मनोबल ऊपर आ सके, अप हो सके, ठीक है, और बच्चे उस कार्य में रुचि ले सकें। यही इसका भी आंसर हो जाएगा कि बालक के प्रयास की सराहना करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्य को सीखने का
दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को आप क्या कहेंगे। तो साथियों, जब आपको क्या होता है कि कोई कार्य सीख रहे हैं और सीखने के बाद जो दूसरे कार्य के सीखने पर अगर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो जीरो कहलाएगा, उसमें कोई आपका परिवर्तन नहीं हुआ, तो शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण आपका वो कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों और कुछ तेज हों तो अध्यापक के लिए क्या उचित है। जैसे कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों, कुछ तेज हों, यानी कि पढ़ने में अधिक आगे हों, तो अध्यापक के लिए क्या उचित होगा। तो उसके लिए जो उचित होगा कि कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद से अलग से आपको उनको क्या करेंगे, थोड़ी सी पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि वो बच्चे उनके लेवल में पहुंच सकें। ठीक है, जैसे कि कोई छात्र कमज़ोर है, कोई तेज़ है पढ़ने में, ठीक है, तो जो कमज़ोर हैं उनको एक अलग से टाइम निकाल के आप लोग उसको उनके साथ मेहनत करेंगे ताकि वो सामान्य बच्चों के साथ भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह है कि छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपकी कक्षा में कितने भी छात्र हों, अगर आप लोग बच्चों को उनकी किसी भी बच्चे के नाम से आप लोग पुकारेंगे तो उनको एक अपने अंदर अपने आप के लिए उत्तेजित होंगे, प्रशंसनीय होंगे, अपने अंदर से एक फीलिंग महसूस करेंगे कि यार सर ने हमें अपने नाम से बुलाया है, सर हमें जानते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, छात्रों और शिक्षक का जो संबंध होगा वो एक बढ़ेगा, उज्जवल होगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं, तो यह तरीका क्या हो जाएगा, तो यह तरीका अच्छा नहीं है। इससे शिक्षक के साथ छात्र का जो संबंध होता है वो सीधा नहीं बन पाता है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्रमांक डाल दिया जाता है 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से। तो जब उसकी उपस्थिति बोली जाती है, हाजिरी बोली जाती है, तो सर ने बोल दिया कि रोल नंबर 1, तो उनने कहा प्रेजेंट सर, 2 उनने कहा प्रेजेंट सर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो उससे शिक्षक और जो छात्र का संबंध होता है वो सीधा नहीं बन पाता है। तब कोई शिक्षक उसका नाम लेकर बुलाएगा, तब उसका संबंध जो होगा वो सीधा बन पाएगा और वो जान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। क्या पूछा है, नहीं होगी। तो छात्रों में जो पढ़ने के प्रति रुचि है उसमें कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा, इसका आंसर नहीं होगी। पढ़ने में के प्रति जो रुचि है उसमें कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है। तो कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना कब रहती है, जब कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, या फिर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, या फिर शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो। तो इसके ये 3 विकल्प भी हो सकते हैं, तो चौथा विकल्प आपको वैसे भी वो दे देगा इनमें से ये सभी। ठीक है, तो ये आपने देख ही लिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डंडे के भय से क्या होगा। डंडे के भय से जो होगा वो व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग अपनी कक्षा में बच्चों को मारते हैं या डंडा दिखाते हैं तो उससे क्या होगा, व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन जो बच्चों की एक उत्तेजना होती है, पढ़ने के प्रति लालसा होती है, आप लोग उसको जागृत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें आंसर भी दिया गया है कि व्यवस्था तो हो सकती है, आपके डर से, डंडे के डर से वो बोल तो सकते नहीं है, शांत तो बैठे रहेंगे, अनुशासन बना रहेगा, लेकिन उसका जो अनुशासन है या वो व्यवस्था है पढ़ने की वो रुचि है वो उनमें जागृत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है यदि। कक्षा में बेहतर अनुशासन कब रहता है, जब शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जा रहा हो, तभी कक्षा में बेहतर अनुशासन रह सकता है। ठीक है, बच्चों को एक रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम बना के पढ़ाया जा रहा हो, तभी शिक्षण सामग्री कारगर उपयोग हो सकती है, अनुशासन रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। तो बच्चों में स्व अनुशासन की भावना कैसे उत्पन्न की जा सकती है, तो उनके लिए कोई कार्य सौंप कर, कोई जिम्मेदारी सौंप कर उनको एक स्व अनुशासन की भावना उनमें पैदा
की जा सकती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा। क्या दिया है, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा। अध्यापक छात्रों को पढ़ाए जाने वाली जो विषय वस्तु है, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, तभी और जो विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, उसको रुचिपूर्ण बनाना चाहिए। तभी कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि जो है वो अध्यापक को करना सर्वोत्तम हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए हैं पेडागोजी के। कम से कम 50 क्वेश्चन आपने देखे हैं। 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं, आपको यूपी टेट में मिलने वाले हैं, आपको सुपर टेट में भी मिलने वाले हैं। तो साथियों आप लोगों के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक लाइक तो बनता है, ज़रूर लाइक कर देना। हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथियों आपके लिए ये निःशुल्क शिक्षा चलती है, जो राष्ट्र हित में शिक्षा चलती है, तो इसमें कोई भी आपको चार्ज या शुल्क नहीं देना पड़ता है। जो भी हमारे भाई बहन हैं वो घर बैठे निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। अपने परिवार को एक बड़ा परिवार के रूप में आपको ले जाना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलते हैं साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।